चलो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑन एस 10 वंस अगेन। कल अपन लोगों ने देखा था इनिशियल कॉस्ट रहता और एक सब्सिक्वेंट कॉस्ट रहता। ठीक है, इनिशियल कॉस्ट के अंदर कैसा रहता, जो भी कैश प्राइस ऑफ मशीन है उसके अंदर अपन लोग क्या ऐड करते थे, टैक्सेस जिनका आपको सेट ऑफ नहीं मिल रहा उसमें से अपन लोग क्या माइनस करते थे, उसमें से अपन लोग माइनस करते थे डिस्काउंट हो गया, रिबेट हो गया, गवर्नमेंट ग्रांट्स जो कि मिल रही है आपको वो सब माइनस करना पड़ता था। अच्छा, फिर और ऐड क्या करते थे आप लोग उसके अंदर, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का सिंपल मीनिंग क्या रहता पता है क्या, कि ऐसी कॉस्ट जो कि मशीनरी है इसके लिए वो खर्चा करना पड़ रहा, अगर मशीनरी नहीं रहती रही तो खर्चा भी नहीं होता। जैसे कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, असेंबलिंग कॉस्ट, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, आर्किटेक्ट का फीस, इंजीनियर का फीस, वेजेस, सैलरी, ये सब चीजें। जैसे मशीनरी मैंने अगर नासिक से खरीदा, नासिक से मशीनरी खरीद के मुझे यहाँ पे लाना ही पड़ेगा, जब तक कि मैं लाता नहीं मशीन तैयार ही नहीं हो सकती और चालू ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, हमाली का खर्चा, माल भाड़े का खर्चा, फिर यहाँ पे इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं उसका खर्चा, साइट प्रिपरेशन का खर्चा, ये सब चीजें आपको लागू हुई है। समझ में आ रहा क्या? तो ये बात ऐसी है कि अगर खर्चे अगर आप लोग नहीं करते, ये अगर खर्चे अगर आप लोग नहीं करते तो वो मशीनरी तैयार ही नहीं हो सकती, फिट टू यूज हो नहीं सकती। ये अपन लोगों ने देखा था एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ये सब चीजें आप लोगों को सेट के प्राइस में ऐड करना है और डिस्काउंट रिबेट आप लोगों को उसमें से कम करने का है। ठीक है, अपन लोग आज आगे बढ़ते। मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट एट इनिशियल रिकॉग्निशन क्या रहता है? जनरल सिचुएशन में आपकी मशीनरी की प्राइस क्या रहती है, जितना आपने उसके लिए कैश पे किया हुआ है उतने आपकी मशीनरी की प्राइस रहती है। ठीक है, इफ पेमेंट जब का जब दे रहे होंगे तो इफ पेमेंट इज डेफर्ड बियॉन्ड द नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स तो कैसा रहेगा, कैश प्राइस ही आपकी पीपी की प्राइस रहने वाली है, इंटरेस्ट उसमें कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता है, सिर्फ कैश प्राइस। जैसे कि सिंपल टर्म्स में डबल से आपको कोई एग्जांपल दूंगा कि एक कार है। ठीक है, कार को अभी लिए तो आपको 12 लाख रुपए के अंदर वो कार पड़ती है, कितने रुपए में, 12 लाख रुपए में। ठीक है, और सपोज आपने उसको इंस्टॉलमेंट पे लिया तो आपको कैसा रहेगा मालूम है क्या, आपको उसको 13 इंस्टॉलमेंट देने के 1-1 लाख रुपए की, मतलब कितना पड़ रहा है इंटरेस्ट के साथ में उसको आपको पड़ने वाली है वो 13 लाख रुपए की। कब? इंटरेस्ट मिला के। कब? अगर आप उसका पेमेंट अभी कर नहीं रहे होंगे तो। अभी कैश दे रहे तो 12 लाख, 13 महीने की 1 लाख की इंस्टॉलमेंट दे रहे होंगे तो टोटल प्राइस पड़ेगा आपको 13 लाख। बताओ आपके बुक्स में एसेट कितने करेगा, 12 लाख की 13 लाख? आपके बुक्स में 12 लाख का ही रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ एसेट में रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों इंटरेस्ट कॉस्ट अपन कॉस्ट ऑफ एसेट में नहीं ऐड करते? ये एनीबॉडी इंटरेस्ट कॉस्ट क्यों नहीं ऐड करते अपन लोग कॉस्ट ऑफ एसेट में? बोलो तो, कौन बोलेगा? मेहुल पुरोहित बोलो तो। मेहुल, मेहुल, हेलो, आवाज आ रहा क्या आप लोगों को मेरा? यस सर। यस सर। ठीक है। सोमेश आप बोलते क्या, इंटरेस्ट कॉस्ट क्यों नहीं ऐड होती कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर? सर वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता। प्रॉफिट एंड लॉस में जाता नहीं, लेकिन एसेट के कॉस्ट में क्यों नहीं आता वो नहीं बता रहे आप। ये वो तो ट्रीटमेंट बता रहे आप मेरे को कि यहाँ लेना है वहां लेना। मैं बोल रहा क्यों मशीनरी की कॉस्ट में क्यों इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं ऐड होता है? बोलो। सर उससे एफिशिएंसी नहीं बढ़ती मशीनरी की। नहीं नहीं, एफिशिएंसी का कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ सोमेश क्या बोल रहे, बोलो। मेहुल को आवाज ही नहीं आ रहा शायद अभी कभी। इंटरेस्ट कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एसेट में क्यों नहीं लेते हैं? सिंपल आंसर है, कौन बोलेगा? बोलो। इंटरेस्ट कॉस्ट क्यों नहीं लेते अपन लोग एसेट में? किसी को भी पता नहीं? हिमांशु छगानी? सर बिकॉज इट इज फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट, ठीक है। नहीं, नॉट अ परफेक्ट। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। नहीं नहीं नहीं। हाँ तेजस गांधी, इंटरेस्ट कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एसेट में क्यों ऐड नहीं करते हैं? क्यों ऐड नहीं करते हैं? क्यों उसको पीएनएल के लिए लेके जाना पड़ता है? बोलो। पता नहीं सर। पता नहीं, वेरी गुड। हाँ, और कौन बोलेगा? इंटरेस्ट कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एसेट में क्यों ऐड नहीं करते हैं? साक्षी सिसोदिया, फाइनल आंसर। सर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। वेरी गुड, यही वर्ड होना था। वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है, क्योंकि देखो
कार आज ले रहे तो 12 लाख में अवेलेबल है, आप इंस्टॉलमेंट में ले रहे इसके लिए 13 लाख की हो रही ना। क्या कार को बनाने के लिए ब्याज पे लेना जरूरी है क्या? वेदर इंटरेस्ट कॉस्ट इज नेसेसरी टू ब्रिंग टू द एसेट टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन? नहीं। क्या कार को बनाने के लिए ब्याज लग रहा क्या? नहीं, मेरे पास पैसा नहीं इसके लिए मेरे को ब्याज लग रहा, उसका कार से कोई लेना देना नहीं है। याद रखना, आंखों में तेल डाल के याद रखना, इंटरेस्ट कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एसेट में नहीं लगता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है। इंटरेस्ट के कारण एसेट तैयार हो रहा नहीं हो रहा ऐसा कुछ है कि नहीं? इंटरेस्ट तो एसेट के लिए नहीं जरूरी है, मेरे पास, मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, इसके लिए मेरे को इंटरेस्ट लग रहा है, एल्स नथिंग। ठीक है, एस ना, ठीक है। आइटम ऑफ पीपी हेल्ड बाय लेसी अंडर दी फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज मतलब क्या हो गया? जहाँ पे फाइनेंस लीज को क्या बोलते हैं मालूम है आप लोग? अकाउंट में हुआ होगा शायद आपका हायर परचेज, जहाँ पे आखिरी इंस्टॉलमेंट देने के ऊपर एसेट आपका हो जाता है। अब यहाँ पे भी कैसा है? इंस्टॉलमेंट में पैसा देना पड़ता, इंस्टॉलमेंट में पैसा देना पड़ता तो उसके अंदर भी ब्याज का एलिमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे भी आप ध्यान में रखना, ब्याज को अलग से रखना है, आपका एसेट का प्राइस उसका विदाउट इंटरेस्ट कॉस्ट ही रहेगा। मोर डिस्कशन इन एस 19। ठीक है, लेकिन खास बात हुई है कि कभी भी ब्याज एसेट में नहीं आता है। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, ऑफकोर्स आपको मालूम है अगर कोई भी ग्रांट मिल रही है तो उसको एसेट के कॉस्ट में से आपको कम करना पड़ेगा। कोई भी ग्रांट अगर आपको मिल रही होगी तो एसेट के कॉस्ट में से उसको आपको कम करना पड़ता है। गोइंग अहेड, ठीक है। अब ये तो हो गया एसेट जब आपने कैश के बदले खरीदा, मतलब पैसा दिया और एसेट लिया, पैसा दिया, सामने वाले को पैसा दिया आपने, ठीक है, और उसके बदले आपको क्या मिला? एसेट। तो अपन ने क्या बोला यहाँ पे? कैश में जितना प्राइस पे कर रहे होंगे आपकी एसेट की वैल्यू रहेगी। ऐसा होगा कि अब जैसे मैंने मेरी कार दे दी, सामने से उसकी कार ले ली, मेरी मशीनरी दे दी, सामने से उसकी मशीनरी ले ली, मेरा कोई टू व्हीलर दे दिया, उसके बदले सामने वाले का टू व्हीलर ले लिया, मेरा कोई बहुत बड़ा एक रोड रोलर था, मैंने उसको दे दिया, सामने से उसके बदले कुछ दूसरा मशीनरी ले लिया, मशीन के बदले मशीन, मशीन के बदले कुछ और। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे जब कैश इन्वॉल्व नहीं है, मशीनरी इज एक्वायर्ड इन एक्सचेंज फॉर नॉन मॉनेटरी एसेट और कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी एसेट। तो इसके लिए पहले अपन लोग देखेंगे क्या रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसा बार्टर नहीं रहता, कह रहे बाबा एसेट के बदले एसेट, वैसी वाली बात है। ठीक है, सिचुएशन नंबर ए, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे आपको इसको भी लिखने का है। कमर्शियल सब्सटेंस, पहली बात सब्सटेंस यानी क्या? कि मटेरियल है कुछ तो भी, ठीक है, सब्सटेंस मतलब मटेरियल। कमर्शियली मटेरियल मतलब क्या? कि कुछ तो भी फायदा होने वाला है। ये एसेट पुराना वाला दे दिया, उसके बदले में नया करकरित एसेट लिया, उससे क्या होगा? मेरा कुछ फायदा होगा। ये कुछ फायदा होने को क्या बोलते हैं आप लोग मालूम है? कमर्शियल सब्सटेंस। मेरा भी 2 साल पुराना मशीन था, उसका भी 2 साल पुराना मशीन था, सिर्फ मैंने उसका मशीन ले लिया, उसने मेरा मशीन ले लिया, ठीक है, इसके अंदर मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं? कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। समझ में आ रहा है कि कमर्शियल सब्सटेंस मतलब क्या? ये ट्रांजैक्शन, एसेट के बदले एसेट, एसेट के बदले एसेट जो कर रहे हैं अपन लोग, उसके अंदर फायदा अगर आपका होता होगा, उसके अंदर फायदा अगर आपका होता होगा उनका एसेट लेने का, जिसे तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? कमर्शियल सब्सटेंस है। समझ में आ रहा है कि उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? कमर्शियल सब्सटेंस है उसमें। अगर एसेट के बदले एसेट अगर आप कर रहे होंगे तो उसके अंदर अगर आपका फायदा होगा, एसेट के अगेंस्ट एसेट एक्सचेंज हो रहा, ठीक है, एसेट दो एसेट लो एक बार, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पीपीए, एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ एसेट, एक बार। इसके अंदर अब 2 चीजें होती, 2 चीजें कैसे होती? अगर ये इसके अंदर आपके प्रॉफिट हो रहा, अगर आपको इसके अंदर प्रॉफिट हो रहा है यानी कैश फ्लो बढ़ रहा या फिर कुछ एफिशिएंसी बढ़ रही, तो अपन लोग क्या बोलते हैं? ये ट्रांजैक्शन के अंदर कमर्शियल सब्सटेंस है। अगर कोई प्रॉफिट नहीं है, नो एज सच कमर्शियल, नो मटेरियल प्रॉफिट, मतलब कुछ प्रॉफिट ऐसा एज सच बहुत बड़ा नहीं हो रहा, छोटा मोटा तो चलती रहता, कोई एज सच मटेरियल प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो अपन लोग क्या बोलते हैं? नो कमर्शियल सब्सटेंस। समझ में आ रहा है कि आपको? नो कमर्शियल सब्सटेंस। कमर्शियल सब्सटेंस मतलब क्या? एक तरीके का फायदा, एक तरीके का फायदा। एसेट के अगेंस्ट एसेट है, एसेट के अगेंस्ट एसेट है आप लोगों का, ठीक है। अब इसके अंदर कैसा है? अगर इसके अंदर आपका फायदा होता होगा तो बोलते हैं एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इज कमर्शियल सब्सटेंस। इसमें अगर आपका फायदा नहीं होता होगा तो नो कमर्शियल सब्सटेंस बोला जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा क्या? कमर्शियल सब्सटेंस कब रहेगा? जब आप एक छोटी सी मशीन दे रहे हो उसके बदले कुछ बहुत बड़ी नई मशीनरी ले रहे, जब आप वो नई मशीनरी ले रहे तो बहुत उसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ रही, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही, कैश फ्लो एकदम से बदल जा रहे, कैश फ्लो आपके बहुत बढ़ रहे, समझ में आ रहा है? रिस्क कम हो रही, ये सब चीजें अगर हो रही होगी तो कमर्शियल सब्सटेंस बोला जाता है।
समझ में आ रहा है क्या? रिस्क एंड रिवॉर्ड कुछ बदल रहे होंगे मशीनरी की वजह से, तो कमर्शियल सब्सटेंस बोला जाता है। इन शॉर्ट, प्रॉफिट हो रहा होगा नई मशीनरी लेके, पुरानी मशीनरी के बदले नई मशीनरी बोले प्रॉफिट होगा, तो अपन बोलते हैं ट्रांजैक्शन एज कमर्शियल सब्सटेंस। पुरानी मशीनरी के बदले नई मशीनरी ली लेकिन बोले प्रॉफिट नहीं होगा, तो अपन बोलते हैं नो कमर्शियल सब्सटेंस। ठीक है, ओके। किसी को डाउट कमर्शियल सब्सटेंस के अंदर क्या बोला था मैंने? कमर्शियल सब्सटेंस मतलब एक तरीके का कमर्शियल मतलब इकोनॉमिकल फायदा। इकोनॉमिकल फायदा अगर आपका हो रहा होगा तो बोलते कमर्शियल सब्सटेंस है। इकोनॉमिकली फायदा इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी लेवल पे मैं बात कर रहा, उसमें नहीं है तो अपन बोलते कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। देख लो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। An enterprise determines whether an exchange transaction is commercial substance by considering the extent to which the future cash flow are expected to change. इसके वजह से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ये इससे करने से हो रहे हैं क्या? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब प्रॉफिट मतलब फायदा मतलब कैश चेंज होने वाले हैं क्या? An exchange transaction is commercial substance if the configuration, risk, timing and amount of the cash flow of the asset received and transferred are different. जो पहले था उससे अभी बहुत अलग है क्योंकि फायदा हो रहा है, कैश फ्लो बढ़ रहा है। ठीक। Enterprise specific value of the portion of the operations affected by the transaction changes as a result of exchange. मतलब क्या हो गया? मेरा वे ऑफ डूइंग द ऑपरेशंस बदलने वाला है। पहली बात क्या बोले? बोले कैश फ्लो बदलने वाले, ठीक है। फिर बोले ऑपरेशंस भी बदलने वाले। फिर डिफरेंस इन ए और बी सिग्निफिकेंट रिलेटिव टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्सचेंज, और ये सिग्निफिकेंटली बदल रहे हैं। सिग्निफिकेंट है मतलब क्या? मटेरियल है, मतलब सब्सटेंस। समझ में आ रहा है कि पहले बहुत 1 लाख रुपए कमाती थी जो बचते, अब 10 लाख कमा के देने वाली। पहले 25 लाख रुपए का कैश जनरेट होता था, अब 50 लाख का कैश जनरेट होता है। पहले 2 दिन लगते थे एक प्रोडक्ट बनाने को, अब 1.5 दिन के अंदर ही प्रोडक्ट बना। ऑपरेशन में बदलाव है, कैश फ्लो में बदलाव है, प्रॉफिटेबिलिटी में बदलाव है, और बदलाव भी हर जगह हर लेवल के ऊपर मटेरियलिटी है मतलब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट के ऊपर बदलाव आ रहा है। अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बदलाव आ रहा है तो ट्रांजैक्शन जो कि एसेट के बदले एसेट है उसको अपन बोलते हैं कमर्शियल सब्सटेंस है, नहीं तो नहीं। समझ में आ रहा क्या? फेयर वैल्यू कैसे निकालते कोई भी ऐसे? फेयर वैल्यू, variability in the range of the reasonable fair value measurement is not significant for asset. Probabilities of the various estimate within the range can be reasonably assessed and used when measuring the fair value. क्या बोल रहे? reliable measurement of fair value कैसे किया जाता है? The fair value of asset is reliably measurable if fair value of asset is reliably measurable. fair value क्या रहता है? फेयर वैल्यू क्या रहता है? कोई भी ट्रांजैक्शन का फेयर वैल्यू मतलब उसका एक सच्चा दाम। मार्केट के अंदर बेचने को जाएंगे तो कितना मिलेगा? अपन उसको क्या बोलते हैं? कब रिलायबली है कि उसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति इसके 10 रुपए बोल रहा, दूसरा व्यक्ति 12 बोल रहा, तीसरा व्यक्ति 28 बोल रहा, चौथा व्यक्ति 40 बोल रहा, ऐसा नहीं। एक व्यक्ति 10 बोल रहा तो दूसरा व्यक्ति 9.5 बोल रहा, कोई 9.25 बोल रहा, कोई 10.15 बोल रहा, मतलब एक ही रेंज के अंदर उसका भाव है 9 से 11 के बीच में। समझ में आ रहा? प्रोबेबिलिटीज of various estimate within the range can be reasonably assessed and used when measuring the fair value. Probabilities of various estimate within the range can be reasonably assessed. मतलब आप assess कर सकते हैं क्या ज्यादा से ज्यादा इसका probability कितना 2% ऊपर नीचे हो सकता है। क्या बोला मैंने? probability क्या ऊपर नीचे होने की 2-3% ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज्यादा कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। समझ में आ रहा है कि रीजनेबल मालूम है कि 9 से 11 के बीच में इसकी फेयर वैल्यू होती है। सर अपन फेयर वैल्यू क्यों पूछ रहे हैं आपने, क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे बार बार? क्योंकि ऊपर उसका काम है। ठीक है। किसी को कमर्शियल सब्सटेंस में कुछ प्रॉब्लम है क्या? कमर्शियल सब्सटेंस के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक? बोलो जल्दी, कमर्शियल सब्सटेंस किसको नहीं समझा? कोई है कि जिसको कमर्शियल सब्सटेंस नहीं समझा? ठीक है, गोइंग अहेड। एसेट के बदले एसेट है, बात वो ये चालू। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एज कमर्शियल सब्सटेंस एंड द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज रिलायबली मेजर्ड। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज रिलायबली मेजर्ड कब बोलेंगे अपन लोग? जब उसकी फेयर वैल्यू आप लोग कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, सभी तरीके के लोग एक ही तरीके की लगभग फेयर वैल्यू बोल रहे हैं, रीजनेबल फेयर वैल्यू उसकी मिल रही है और कुछ ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, तो अपन क्या बोलते? एक उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल है। समझ में आ रहा है क्या? कि उसका फ्लक्चुएशन नहीं है उसके फेयर वैल्यू के अंदर। इसको भी पूछे तो 10 रुपए बोलता है, उसको भी पूछे तो 9-10 रुपए के आसपास ही बोलता है, और ज्यादा फ्लक्चुएशन की प्रोबेबिलिटी भी नहीं। ठीक है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एज कमर्शियल सब्सटेंस मतलब फायदा होने वाला है एसेट के बदले एसेट। अपन किसमें है रे बाबा? अपन उसमें है कि एसेट यहाँ पे आप कैश में नहीं खरीद रहे, एसेट या आप यहाँ पे कोई एक एसेट को गिव अप करके खरीद रहे हैं, उस तरीके के ट्रांजैक्शन के अंदर है अपन लोग। एसेट के बदले कैश दे रहे होंगे तो कैश तो उसका फेयर वैल्यू होगी, सॉरी कैश तो उसकी वैल्यू हो गई। यहाँ पे वही तो वैल्यू मालूम नहीं है। क्या हो गया? मैं एक एसेट दे रहा और उसके बदले दूसरा एक एसेट ले रहा
हु, ठीक है। इफ द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड इज मोर क्लियरली एविडेंट देन द कॉस्ट इज द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड, इट इज नॉट क्लियरली एविडेंट देन द वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। समझ में आ रहा है क्या आपको कि अगर आप एसेट के बदले एसेट ले रहे हो और ये ट्रांजैक्शन के अंदर कमर्शियल सब्सटेंस अगर है, मतलब प्रॉफिट होने वाला है ट्रांजैक्शन करके, तो आपने क्या करना चाहिए, किस हिसाब से आपके बुक्स में वो एसेट आने वाला है, वो जो एसेट ले रहे ना आप, उसकी आज की फेयर वैल्यू, उसकी आज की मार्केट वैल्यू, उसकी अगर उसकी मार्केट वैल्यू निकाल नहीं सकते तो जो एसेट आपने गिव अप किया उसकी आज की मार्केट। समझ में आ रहा है कि आपको क्या बोला मैंने कि मैं एसेट के बदले एसेट ले रहा, ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है, तो बोले सर जो एसेट आ रहा है घर में, जो एसेट घर में आ रहा है वो कितने पे लेना, उसकी फेयर वैल्यू आज की मार्केट वैल्यू। सर उसकी फेयर वैल्यू नहीं समझ सकती तो जो आपने एसेट दे दिया सामने को उसकी फेयर वैल्यू लेना है, ठीक है। इफ द एक्सचेंज ट्रांजैक्शन डज नॉट लैक्स द कमर्शियल सब्सटेंस, नो प्रॉफिट, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इज नॉट रिलायबली मेजर्ड। समझ में आ रहा? फिर क्या, कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप, मतलब कैरिंग वैल्यू मतलब क्या, बुक वैल्यू ऑफ एसेट इन द बुक्स। समझ में आ रहा क्या, जो एसेट आप दे रहे हो उसकी बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। समझ में आ रहा कि गिव अप कर दिया जो एसेट को, मतलब जो वैल्यू के ऊपर एसेट मेरे बुक्स में पड़े हुआ था उसको मैं दे रहा ना, तो उसकी आज की वैल्यू। समझ में आ रहा क्या आप लोगों को? इसके अंदर किसी को डाउट है? क्वेश्चन ये सॉरी इसमें पॉइंट नंबर 5 में देखो, इसके अंदर जो ये था इसके अंदर हो रहा था मुझे प्रॉफिट, इसके लिए मैं क्या बोलता था उसको कमर्शियल सब्सटेंस है, मतलब कैश फ्लो बदल रहे, इसके अंदर नो प्रॉफिट क्योंकि वहां पे कैश फ्लो बदल नहीं रहे। समझ में आ रहा क्या? कमर्शियल सब्सटेंस मतलब क्या, इकोनॉमिक प्रॉफिट, इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक मेरा उसके अंदर फायदा है फ्यूचर में, उसको बोलते कमर्शियल सब्सटेंस। जहाँ पे इकोनॉमिक फायदा नहीं है वहां पे अपन लोग क्या बोलते, कमर्शियल सब्सटेंस नहीं। ठीक है, इसके अंदर किसी को डाउट है ये वाले पॉइंट में ऊपर में? ध्यान से पढ़ लो, कुछ होगा तो अभी पूछ लो, ध्यान से पढ़ लो। सर सर सिचुएशन बी वाला, थोड़ा जोर से बोलो ना सर बी नंबर का सिचुएशन। ठीक है, देखो अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है ट्रांजैक्शन में, मतलब क्या ज्ञान यहाँ पे हो क्या रहा मालूम है क्या, एक एसेट आप दे रहे दूसरा एसेट आप ले रहे, अगर कैसा है मालूम है क्या, मेरा एक भंगार एसेट था, वो भंगार एसेट के बदले मैंने दूसरा भंगार एसेट लिया, इसके अंदर मेरा कोई एसेट कोई फायदा है क्या ज्ञान इसमें, भंगार देके भंगार लेने में? बोलो तो नहीं है। तो इसमें कमर्शियल सब्सटेंस है कि ट्रांजैक्शन में बताओ तो? नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है। तो आप वो जो भंगार ले रहे सामने वाले से, उसको कितने के ऊपर लेंगे मालूम है, जितने के ऊपर अपने बुक्स में पुराना एसेट पड़े हुआ था। समझ में आ रहा ना? ऐसा तो नहीं होगा ना ज्ञान कि मैं मेरे यहाँ पे भंगार एसेट दे रहा हूँ, सामने वाले को सोने की अंगूठा बना के, चेना बना के सोना दे रहा 1-1 किलो, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा। 100 किलो का मेरा लोहे का भंगार था, भंगार मशीनरी थी बहुत पुरानी, उसके बदले सामने वाले ने उसकी भंगार मशीनरी दे दी। समझ में आ रहा क्या? तो ऐसा तो नहीं होगा ना मैं भंगार दूंगा सामने वाला सोने की मशीनरी देगा, नहीं। तो सामने वाली की जो मशीनरी आ रही है कितने के ऊपर आएंगे बुक्स में मालूम है मेरे, जितने की बुक्स में मेरे पुरानी मशीनरी पड़ी हुई थी। बुक्स के अंदर जो पड़ी हुई रहती है ना वैल्यू मशीनरी की, उसको क्या बोलते हैं आप लोग मालूम है? कैरिंग वैल्यू। ठीक है, हाँ सर। हाँ और बोलो। पहली बात कमर्शियल सब्सटेंस समझा ना, कमर्शियल सब्सटेंस की बेसिस के ऊपर ही है। कमर्शियल सब्सटेंस मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट होता होगा तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, व्हिचएवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। और अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। इनिशियल रिकॉग्निशन की बात चलो, जब पहला पहला आपने एसेट लिया है। किसी को कोई डाउट अभी भी पूछ लो। ठीक है, मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन, एक बार इनिशियल रिकॉग्निशन हो गया ऊपर के हिसाब से, ठीक है, बाद में एसेट को आप आइदर कॉस्ट के ऊपर आगे लेके जा सकते हैं या फिर फेयर वैल्यू के ऊपर लेके जा सकते हैं। ये मैंने आपको AS5 में भी जब बोला था अच्छी तरीके से बताया था कि एसेट को आप कॉस्ट के ऊपर, कैरिंग वैल्यू कॉस्ट के ऊपर लेके जा सकते हैं आगे, या फिर उसको फेयर वैल्यू के ऊपर लेके जा सकते हैं। अच्छा, कॉस्ट से फेयर वैल्यू के ऊपर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? एसेट को आप कॉस्ट के ऊपर आगे लेके बढ़ सकते हैं या फिर
रिवैल्यूड मतलब फेयर वैल्यू के ऊपर भी आगे लेके बढ़ सकते, एक बार जो ले लिया उसको फिर हमेशा अपनाना पड़ेगा। तो दो मॉडल है, कॉस्ट मॉडल के ऊपर आगे लेके बढ़ो। ये कौन सी ईयर की बात चलो बताओ, फर्स्ट ईयर की बात चलो है कि सेकेंड ईयर की बात चलो? यस एनीबॉडी बताओ, ये फर्स्ट ईयर की बात चालू है कि सेकेंड ईयर की बात चालू है? बोलो बोलो जल्दी, जब तक बोलते नहीं मैं आगे नहीं बोल रहा। कौन है बोलता, बोलो बताओ। सर सेकंड ऑफ सब्सिक्वेंट कोर्स, ईयर। क्योंकि सेकेंड ईयर की क्यों बात चालू है? अरे बापा, फर्स्ट ईयर में तो आप जितने पैसे पे लिए उतने पे लिखेंगे ना। फर्स्ट ईयर में रिवैल्यूएशन करता है कि कोई फेयर वैल्यू के ऊपर लेता है कि फर्स्ट ईयर में कोई नहीं। फर्स्ट ईयर में तो जितने में पैसा दिया उतने में आप मशीनरी लेंगे ना, या फिर जो एसेट गिवन अप होगा या फिर फेयर वैल्यू उसके ऊपर ही लेंगे ना। फेयर वैल्यू मतलब ये ऐसा ट्रांजेक्शन होगा तो फेयर वैल्यू की बात चालू है। आपने 5 लाख की मशीनरी ली अभी कैश देके, तो उसको क्या 25 लाख में लिखते क्या लगेज? नहीं, फर्स्ट ईयर में तो जो जितना पैसा आपने दिया उसके ऊपर लिखना पड़ता। ये मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन है, मतलब सेकंड ईयर की बात चल। सेकंड ईयर में आप कॉस्ट वैसा जो हमेशा चलता, कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन हर बार जो माइनस करके वैसा चलता, जो ओरिजिनली आपने देखा है उसको वैसा लेके चल सकते हैं, या फिर रिवैल्यू करके जो फेयर वैल्यू आती और उसमें से जो आगे डेप्रिसिएशन आएगा वो सब माइनस करके वैसा भी चल सकते हैं। समझ में आ रहा है? Enterprise should choose either cost model or revaluation model as its accounting policy. Very important. The accounting policy as per AS5 and should apply that to the entire class of PPE. ऐसा नहीं कि एक फर्नीचर को करता है दूसरे फर्नीचर को नहीं करता। समझ में आ रहा ना? एक फर्नीचर के ब्लॉक को करा तो सभी फर्नीचर को करना पड़ेगा। क्लास ऑफ PPE समझ में आ रहा है कि सभी PPE के लिए बात नहीं चल रही, एक पर्टिकुलर क्लास के लिए। एक फर्नीचर को किया तो सभी फर्नीचर को करो, लेकिन एक फर्नीचर को किया तो दूसरे मशीनरी को करना पड़ता है, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं एक ब्लॉक कॉस्ट के ऊपर एक ब्लॉक फेयर वैल्यू के ऊपर भी लेके जा सकता हूँ। हाँ, लेकिन ब्लॉक में अगर किया, फर्नीचर के ब्लॉक को अगर आपने अप्लाई किया तो उसके सारे एसेट्स को करना पड़ेगा। ठीक है। क्लास ऑफ पीपी इज अ ग्रुप ऑफ एसेट्स ऑफ सिमिलर नेचर एंड यूज इन द ऑपरेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज। ये तो मालूम है, फर्नीचर का ब्लॉक बनता है, आपने इनकम टैक्स में देखा होगा, उसके अंदर सब तरीके के फर्नीचर आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? ओके। फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं? मार्केट बेस्ड एविडेंस बेस्ड लेता हूँ, मार्केट के अंदर कितना वैल्यू होगा आज की तारीख में एसेट का। जैसे मेरे बुक्स में 2 करोड़ का लैंड पड़े हुआ 20 साल पहले लिया था, आज की उसकी वैल्यू 50 करोड़ रुपए। कैसे निकलता है 50 करोड़? क्योंकि उसके आजू बाजू के सब इतने भाव से जा रहे हैं। तो मुझे समझ में आ गया मार्केट बेस्ड एविडेंस बेस्ड है कि ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में उसका इतना भाव चालू है। समझ में आ रहा है? उस तरीके से फेयर वैल्यू निकाला जाता है। अगर मार्केट बेस्ड नहीं है तो फिर अपन लोग क्या करते हैं, उसके फ्यूचर में जितने कैश फ्लो मिलने वाले हैं उसको आज की तारीख पे डिस्काउंट करते हैं। फ्यूचर कैश फ्लो को आज की तारीख में डिस्काउंट करके उसका टोटल निकाला जाता है। ठीक। रिवैल्यूएशन कब करना चाहिए? हर साल करना चाहिए, या फिर अगर सिग्निफिकेंट नहीं होगा तो 3 साल 5 साल में भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उसको आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? जब रिवैल्यूएशन जनरली कब करना चाहिए कि अपनी बुक की वैल्यू और मार्केट की वैल्यू के अंदर बहुत फर्क आ जाता है तो जनरल रिवैल्यूएशन किया जाता है। जैसे हमारा पॉलिसी हर 3 साल में करते हैं, हर 5 साल में करते हैं, फिर हमको जब लगता है कि बहुत मटेरियल डिफरेंट आ रहा बुक्स वैल्यू और मार्केट वैल्यू तो हम लोग करते हैं। ठीक है। Revaluation of the entire class. If the item of PP is revalued, the entire class of the PPE, entire class, जैसे फर्नीचर के ब्लॉक को मैं अगर रिवैल्यू करने की सोच रहा तो एक फर्नीचर को कर रहे हो दूसरे को नहीं कर रहे, ऐसा नहीं चलता। एक फर्नीचर को करा तो पूरा ब्लॉक के हर आइटम ऑफ फर्नीचर को करना पड़ेगा। To which the asset belong should be revalued. मतलब ये क्या हो गया? ब्लॉक कंसेप्ट है। आपको इनकम टैक्स के अंदर ब्लॉक बनाया हुआ है ना, आप लोगों ने ब्लॉक कंसेप्ट आप लोगों को मालूम होगा कि ब्लॉक में के एक आइटम को किया तो पूरे ब्लॉक को करना जरूरी है। लैंड के एक ब्लॉक को किया तो हर एक लैंड को रिवैल्यू करना जरूरी है। फर्नीचर को किया तो सभी फर्नीचर को करना जरूरी है। प्लांटेड मशीनरी करा तो सभी प्लांटेड मशीनरी को करना जरूरी है। हाँ, प्लांटेड मशीनरी को करा तो लैंड को नहीं भी किया तो चलता। ये डिपेंड करता है आपके ब्लॉक कंसेप्ट के ऊपर। आपके ब्लॉक के अंदर जितने एसेट है उसको सबको रिवैल्यू करना जरूरी है। समझ में आ रहा है? ब्लॉक में के एक आइटम को करा तो सबको करना पड़ेगा। ब्लॉक में के एक आइटम को रिवैल्यू अगर किया तो पूरे आइटम्स को रिवैल्यू करना पड़ेगा। वो ब्लॉक की दूसरे ब्लॉक की बात चालू नहीं है। ठीक है। कल अपन लोग क्या देखने वाले? रिवैल्यूएशन के ऊपर ही पूरा ध्यान रखेंगे कल करने वाले रिवैल्यूएशन। ठीक है, ओके। फिर अभी क्या? डेप्रिसिएशन। देखो ये डेप्रिसिएशन वगैरह आप लोगों का इनकम टैक्स में हुआ है, समझ में आ रहा है क्या?
डेप्रिसिएशन जैसे आप लोगों ने ब्लॉक कंसेप्ट वगैरह वहाँ पे सब देखा होगा, SLM WDV सब भी आप लोगों को मालूम है। तो ये डेप्रिसिएशन का जो दिया हुआ है ना वो आप लोग पढ़ सकते हो और आप भी निपटा सकते हो। समझ में आ रहा है? SLM है, WDV है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड है, ये सब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वगैरह आप लोगों की सीपीटी में हुई भी है। ठीक है, एक मेथड से दूसरे मेथड में जाना, चेंज इन यूजफुल लाइफ करना, ये सब चलते रहता है, ये आप लोगों को पता है। इसके ऊपर के अपन ने एग्जांपल भी बहुत सॉल्व करे हुए हैं। ठीक है, चलो तो अभी क्या करते, फिर अभी अपन लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपको और उसके अंदर इन डेप्थ मिलेगा। देखो मेरे आज जो फोकस है वो यही है कि एसेट के बदले अगर आप एसेट लेते होंगे और वो ट्रांजैक्शन के अंदर अगर कमर्शियल सब्सटेंस होगा तो किस तरीके से करना है आप लोगों को, अभी वो उसके अपन कुछ एग्जांपल्स देखते। ठीक है, ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ आंसर मत पढ़ना आपने। ओके शांति से क्वेश्चन पढ़ो एक बार, आंसर पढ़ना मत, आंसर पढ़ना मत, पहली बोल रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ो से। एसेट के बदले कुछ एसेट मिल रहा, क्या मिल रहा वो देखना पड़ेगा। ठीक है, a new plant X was acquired in exchange of old plant B। ठीक है, कैसा हो रहा है यहाँ पे, अपना ओल्ड प्लांट क्या था, अपना ओल्ड प्लांट था B, ये अपन लोग दे रहे, उसके बदले क्या ले रहे आप लोग, न्यू प्लांट X। ठीक है, अब बताओ ये कौन सा है, कैश के अगेंस्ट है, एसेट लेना कि एसेट के बदले एसेट है, ऑफ कोर्स एसेट के बदले एसेट है। अब आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर कैसा होने वाला है। A new plant X was acquired in exchange of old plant B on payment of 20,000। मतलब क्या हो गया कि जब मैं दे रहा है ऐसे तो क्या क्या चीजें जा रही मेरी, देखो मेरे को कैश जा रही, ठीक है, कैश कितनी जा रही मेरी, 20,000 रुपए, ठीक है, और प्लांट भी जा रहा, ठीक है, ये दो चीजें मेरी बाहर जा रही। उसके बदले क्या आ रहा, मिल रहा, क्या मिल रहा मुझे, न्यू प्लांट एक्स, क्या जा रही, दो चीजें, कैश जा रही 20,000 की, प्लांट भी जा रहा, उसके बदले क्या आ रहा, प्लांट एक्स, मतलब मेरी दो चीजें जा रही, उसके बदले एक चीज है, दो चीजें क्या, एक तो कैश और एक तो प्लांट बी, ये दोनों चीजें बाहर, अंदर क्या आ रहा, प्लांट एक्स। The carrying amount of the old plant was 1,75,000 historical cost plus depreciation। चलो मान लिया, the fair value of the plant B on the date of exchange was rupees 1,50,000। Suggest the accounting entry in the books of enterprise। क्या हो रहा कि आप लोग एक एसेट के बदले दूसरा एसेट ले रहे। अब यहाँ पे कैसा हो रहा, आपको एक बात मैं यहाँ पे बता देता कि यहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस के बारे में दिया हुआ नहीं है, समझ में आ रहा। तो अब अपन लोग इसको दोनों तरीके से देखते हैं कि अगर ट्रांजैक्शन के अंदर कमर्शियल सब्सटेंस है तो क्या करना पड़ेगा, और कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ट्रांजैक्शन के अंदर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, कमर्शियल सब्सटेंस अगर आपके ट्रांजैक्शन में नहीं है तो क्या आएगा, और कमर्शियल सब्सटेंस है तो क्या आएगा, ये आप मेरे को बताइए, 2 मिनट आप लोग पढ़ो। ठीक है, चलो हाँ, तो कमर्शियल सब्सटेंस है तो क्या होगा, कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो क्या होगा, बताएंगे आप लोग। ठीक है, एक जगह कमर्शियल सब्सटेंस है और दूसरी जगह कमर्शियल सब्सटेंस नहीं। अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो अपन लोग क्या करते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, समझ में आ रहा, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड की बात करते हैं अपन लोग, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड। अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो क्या करते हैं अपन लोग, कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। चलो अब कौन बताएंगे आंसर, यस, किसको समझ गया आंसर, किसके पास में है, उनका देखो मत, शायद उनका रॉन्ग भी हो सकता है। श्रेयरी समझ लगा रहता था। यस सर।
काय काय देत आहे आपण? 20,000 रुपये कॅश, 20,000 रुपये कॅश आणि प्लांट बी. त्याच्या बदल्यात काय भेटत आहे आपल्याला? त्याच्या बदल्यात काय भेटत आहे? 1,70,000 मशिनरी मिळते. ठीक आहे. दोन प्रकारे होऊ शकतात. एक तर ट्रान्झॅक्शन मध्ये कमर्शियल सबस्टन्स आहे, दुसरं काय, ट्रांजेक्शन मध्ये कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है. कमर्शियल सब्सटेंस अगर है तो आप लोग क्या के ऊपर लेते? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड. क्या लगता है देखो, क्या है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड? 1,50,000. 1,50,000. ठीक है, तो आपके हिसाब से 1,50,000 के ऊपर लेना चाहिए आपने? यस सर, 1,50,000 प्लस 20,000. बेटा हाँ, वही 20,000 आपने कैश भी दिए हुआ है. तो टोटल अपने को कैसा हो गया उसके अंदर कि आपके लिए कितने का हो गया मशीनरी? 1,70,000 का. 1 लाख. समझ में आ रहा ना? अगर सर ये कैश नहीं रहता था यहाँ पे, अगर ये कैश नहीं रहता था तो आपका आंसर कितना रहता था पता है? 1,50,000. समझ में आ रहा? अगर कैश नहीं रहता तो आंसर था 1,50,000. कैश है मतलब कैश भी जा रहा ना अपने पास, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड कितना हो जाएगा? 1,70,000. गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, इफ द ट्रांजेक्शन डज नॉट हैव कमर्शियल सब्सटेंस, तो आंसर कितना रहेगा? बंसी गड़ी बोलो, बंसी गड़ी आवाज आ रहा है बेटा आपको? यस सर. हाँ, अगर ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो आप किसके ऊपर लेते हैं एसेट को? कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप. अब मेरे को एक बात बताओ, एसेट गिवन अप कितना है? बंसी कड़ी 175,000. एसेट गिवन अप 175 है. आपने सिर्फ 175 के एसेट गिव अप करेंगे, कैश नहीं गिव अप करा बंसी कड़ी आपने? यस सर. तो फिर टोटल कितना गिव अप करे? आपकी बुक्स में से एसेट कितने के कम हो रहे बताओ? बैलेंस शीट में से 1,95,000 के एसेट गिवन अप इज 1,95,000. देखो ना, 175 आपने एसेट गिव अप किया, ठीक है, 20,000 आपने कैश भी तो गिव अप किया ना, फिर टोटल आपने कितना गिव अप किया होगा? टोटल आपने किया हुआ है 195,000. तो समझ में आ रहा है कि आप लोगों को कि अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो 195 और कमर्शियल सब्सटेंस है तो 1,70,000. किसी को कोई डाउट है कि इसमें? बोलो जल्दी. क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बेस्ट क्वेश्चन है. समझ में आ रहा है क्या? आप लोगों को दोनों भी तरीके से बताना पड़ेगा, कमर्शियल सब्सटेंस है तो क्या और नहीं है तो क्या. ये क्लियर बताना जरूरी है. किसी को कोई डाउट है? अंजलि भक्कड़ है के बैच में? सर बोलो. सर, अगर प्लांट बी की अगर बुक वैल्यू नहीं देके रखी, अगर उसकी जगह पे प्लांट एक्स की फेयर वैल्यू मतलब बुक वैल्यू देके रखी, तो फिर क्या होगा सर उसमें? अरे ऐसा थोड़ी होगा, जो चीजें रिक्वायर्ड है वो तो क्वेश्चन में दिए भी रहेंगी ना. समझ में आ रहा है क्या? ये तो फॉर्मूला है ना कि अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड ही देना पड़ेगा आप लोगों को. समझ में आ रहा है? जो चीजें रिक्वायर्ड है वो तुमको क्वेश्चन में देना ही पड़ेंगी. अगर वो कोई चीजें दिए भी नहीं है तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो सकता तुषार. हो तो ठीक है सर. कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन आपके ऊपर अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो नोट डाउन करना पड़ता. अगर वो लोग कैरिंग वैल्यू ही नहीं देंगे तो अपन लोग सॉल्व कैसे करेंगे? समझ में आ रहा क्या? कि अगर वो बोल रहे हैं यहाँ पे बुक में बोले 1,75 दिया हुआ नहीं है, इसका फेयर वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या करेगा? ऐसा नहीं होता. समझ में आ रहा है? जो चीजें रिक्वायर्ड है वो तो लगने वाली है. 1,75 लगता है नहीं लगता? 1,75 भी लगेगा. 20,000 का कैश दिया तो लगने वाला. जो चीजें रिक्वायर्ड है वो तो लगने ही वाली है. ऐसा नहीं होता कि वो देंगे नहीं देंगे, देंगे नहीं देंगे का सवाल ही नहीं उठता तुषार. जो चीजें फॉर्मूले में, ये मेरा फॉर्मूला नहीं है. कमर्शियल सब्सटेंस है तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, और कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप. ये फॉर्मूला AS 10 में दिए हुआ है. ये एज पर लॉ है. ये इनको वो चीजें देना ही पड़ेंगी. 1,75 बोलो, 20 बोलो, 1.5 लाख बोलो, ये तो जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो तो देना ही पड़ेगी. हाँ, यहाँ पे कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या बोल देंगे मालूम है? कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड भी दे देंगे. समझ में आ रहा है क्या? कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड भी देके पटक देंगे, लेकिन उसका कुछ भी काम नहीं है. क्यों? क्योंकि वो रिक्वायर्ड ही नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड. समझ में आ रहा है? जो चीजें रिक्वायर्ड नहीं वो दे सकते, लेकिन जो चीजें रिक्वायर्ड है वो दिए नहीं तो फिर तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो सकता. गेटिंग माय पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बुक के अंदर ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा डिटेल्ड. इफ द ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस, then the new asset would be recognized at the fair value of asset acquired. If the transaction lacks the commercial substance, then the carrying value of asset given up.
बराबर लिखना पड़ेगा, बहुत ही जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट, वो जो चीजें जरूरी है वो लिखना ही चाहिए, ठीक है। सुपर लिमिटेड acquired a truck valued 25.5 lakh on installment basis on 20 September 2011. During the year 2012-13, company paid an installment of 5 lakh rupees and provided for depreciation on the same. समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो लोग, कुछ तो भी अलग ही करे। ट्रक लिया बोले 25.5 लाख का इंस्टॉलमेंट बेसिस। अब यहाँ पे वो क्लियर नहीं बोल रहे कि 25.5 लाख कॉस्ट प्राइस है कि कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट प्राइस। अपन लोगों ने क्लैरिफिकेशन दे जाना चाहिए। और इंस्टॉलमेंट का 5 लाख रुपए का बोले इंस्टॉलमेंट भी दिया कंपनी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डेप्रिसिएशन के ऊपर। आपने अगर वो कैश प्राइस है, आपने पहले यहाँ पे एक नोट दे देना चाहिए कि वी अज्यूम दैट 25.5 लाख इज द कैश प्राइस, इट डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट कॉस्ट। इसके अंदर इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है, नो इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इट, नो इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द कैश प्राइस। और डिप्रिसिएशन का इससे कोई लेना देना नहीं। 25.5 लाख को आपने डिप्रिशिएट करना चाहिए। क्या नोट लिखने का है? नोट नंबर 1 कि 25.5 लाख इज द कैश प्राइस। नोट नंबर 2, नो इंटरेस्ट कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन द कैश प्राइस। समझ में आ रहा? ठीक है, चलो ठीक है। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।